नमस्कार साथियों, आइए आज हम देखते हैं भूकंप के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था प्लेटों का और प्लेटों से बनने वाले पर्वतों का। तो वो फोल्डेड माउंटेन हमने पढ़े थे, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल और वोल्केनिक माउंटेन्स। चलिए आइए आज हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थक्वेक हैं वो क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, किस तरह से मेजर होते हैं। तो देखिए, जब भी हमारी भूपर पट्टी में कोई ना कोई हलचल होगी, यानी कि अर्थ की क्रस्ट में जो हमारी टॉप लेयर है जहाँ पर हम खड़े हैं, इसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण, यानी बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, सो वट एवर द शेकिंग और वाइब्रेशन हैपेंस इन द क्रस्ट, तो इस क्रस्ट में कुछ भी हलचल होने को हम क्या कहते हैं, भूकंप। यानी कि भूपर पट्टी में जो भी हलचल आती है पृथ्वी के मेंटल और कोर से निकलने वाले बलों के कारण, तो आइए उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप। और उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। यानी भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सबसे पहली चीज़ सिस्मोलॉजी, क्योंकि इससे निकलने वाली तरंगों को क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स। और ये सिस्मिक वेव्स हमारी पूरी अर्थ पर इंटरनल स्ट्रक्चर से निकलती हैं, जगह जगह से। और जहाँ पर भी फ्रैक्चर होगा हमारी क्रस्ट में, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही होगी या फिर दूर जा रही होगी, या तीसरी यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रही होगी, तो वहाँ पर हमारे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्लेट्स के रीजन्स हम पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमारे कारण क्या हैं जिससे हमारा भूकंप आता है। तो सबसे पहला है प्लेटों का मूवमेंट, यानी प्लेटें या तो आपस में अभिसरण करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। दो प्लेटें आपस में दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी डाइवर्ज करेंगी। तो अपसरण से, अभिसरण से और घर्षण से, यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाते हुए भी चलेंगी, तो हमारे भूकंप आते हैं। ये पहली चीज़ हमने माउंटेन्स में भी देखी थी, तो वहाँ भूकंप तो जाहिर सी बात है आएगा। अगला क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से भी जहाँ पर भी वॉल्केनो फटेगा तो वो प्लेटों को तोड़ते हुए आएगा। एक प्लेट में जब बीच में फ्रैक्चर होगा तो वो क्रस्ट को तोड़ेगा। वो क्रस्ट जब टूटेगी तो बाहर मैग्मा निकलेगा, लावा के रूप में जमा होगा, और वो जहाँ से निकलेगा, फ्रैक्चर बनेगा, तो वहाँ पर दोनों प्लेटों में क्या आएगा, भूकंप। ऐसा हमारा देखने को मिला था इस साल जनवरी में भी। हंगा टोंगा में जब वॉल्केनिक इरप्शन आया था तो वहाँ पर जो फिजी देश है और ऑस्ट्रेलिया देश, वहाँ पर भी पैसिफिक देश में आए इस हंगा टोंगा आइलैंड से भी 3.4 मैग्नीट्यूड का रिक्टर का देखने को मिला था भूकंप, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डैम्स का फॉर्मेशन हो तो हमारा भूकंप कैसे आ सकता है। भारत में इसका प्रमाण हमने 1967 में कोयना नदी पर बने कोयना डैम पर देखा था, महाराष्ट्र में। जिसमें होता क्या है, देखो, जब भी डैम हमारा बनता है तो डैम का एक कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, और इस कंक्रीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो पानी इसमें भरा है, रिजर्वायर जो भरा है, इसका प्रेशर पड़ता है पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये पहाड़ों की चट्टानों पर जो प्रेशर है, ये एक लिमिट तक ही पानी झेल सकता है, जो डैम है वो झेल सकता है। इसके ऊपर अगर हम इस पानी को भरेंगे तो वो जो चारों तरफ वॉल्स हैं, चट्टानें हैं हमारी कंक्रीट स्ट्रक्चर की डैम की, वो टूट जाएंगी। तो जब भी डैम पर हम देखते हैं कि एक खतरे का निशान बना होता है कि इससे ऊपर जल स्तर अगर भरा तो वो हमारा खतरे का निशान है, तो उससे ऊपर हमारा वाटर लेवल नहीं आना चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है कि इससे ऊपर जो ये कंक्रीट स्ट्रक्चर बना है डैम का, जिसके अंदर रिजर्वर और पानी भरा है नदी का, वो टूट जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर चट्टानों में एक फोर्स लगेगा, इंस्टेंट फोर्स। कौन सा, जो रिलैक्सिंग फोर्स होगा, यानी कि जो वॉल्स हैं हमारी कंक्रीट डैम की, उनसे जो प्रेशर लगा हुआ है पहाड़ की चट्टानों पर, वो फोर्स एकदम से रिलीज होगा। तो कैटास्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक जो सडन फोर्सेस हैं, उनकी वजह से हमारा डैम्स के एरिया में भी फोर्सेस जो लगते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में, जब वो एकदम से टूटते हैं तो भूकंप देखने को मिलता है। प्लस उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, वहाँ पर बाढ़ आती है। ऐसा कोयना नदी में हमें बाढ़ देखने को मिली थी महाराष्ट्र में 1967 में, और 91 में टिहरी डैम के एरिया में भी ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन का मतलब क्या होता है, द्रवण। तो द्रवण हमारा क्या होता है, देखिए, जब भी हमारा कोस्टल एरियाज में खारा पानी पाया जाता है, और जब दलदली मिट्टी हम देखते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक दलदली मिट्टी है, और ये कोस्टल एरिया में समुद्र का पानी। तो ये तो हमारी क्या है, सॉलिड क्रस्ट। ठीक है, ये सॉलिड क्रस्ट कब है, गर्मियों के टाइम पे, यानी कि समर सीजन पे हमारी ये सॉलिड क्रस्ट है। और इसमें क्या होता है, ये सॉलिड क्रस्ट जब है पपड़ी पपड़ी बन जाती है, यानी दलदली मिट्टी जब सूखती है तो पूरी मिट्टी में पपड़ियाँ बन जाती हैं। जब हमारी सर्दी आती है तो ये पानी का रिसाव लगातार यहाँ होता रहता है, और ये कैसा है, हमारा खारा पानी, सलाइन वाटर है। तो ये सलाइन वाटर जब हमारा इवेपोरेशन से ऊपर जाता है गर्मियों के टाइम पर,
तो ये जो दलदली मिट्टी यहाँ पर सूखी है, इसको नीचे से क्या करता है, पोरस करता है, क्योंकि ये डिजॉल्व्ड सॉल्ट इस मिट्टी को गलाते रहते हैं और ये मिट्टी के अंदर पोरोसिटी बढ़ाते जाते हैं, यानी कि इस मिट्टी में जो हमारी ये सॉलिड क्रस्ट है ऊपर, इसका लेवल कम करते जाएंगे और इसको दलदला नीचे से दलदल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारी पूरी क्रस्ट है, इसके अंदर जो वाटर की पोरोसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो बिल्कुल हैवी अमाउंट में पहुँच जाएगा। तो ये जो है पूरी क्रस्ट एकदम नीचे बैठ जाएगी एक साथ। तो ये जितने एरिया में कैप्चर होगा हमारा सलाइन वाटर नीचे से, इसको कहते हैं पानी का द्रवण यानी लिक्विफैक्शन। और ऐसा हमारा जो लिक्विफैक्शन के थ्रू जो अर्थक्वेक आया था वो 2001 में भुज के गुजरात अर्थक्वेक में आया था। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंड इसको हम आफ्टर इफेक्ट भी कह सकते हैं हमारे अर्थक्वेक का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट से हमारा भूकंप आता है या नहीं। तो न्यूक्लियर टेस्ट हमने देखा था कि पोखरण में 1974 में हमने भारत में इंदिरा गांधी के टाइम पर पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण, उसका नाम क्या था। तो ये याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर टेस्ट से हमारा पहला ऑपरेशन था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ये आपके ऑप्शंस में पूछा जाता है कई बार कि वो लॉफिंग बुद्धा था, ठीक है, स्टैंडिंग बुद्धा था, सिटिंग बुद्धा, तो वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। और 18 मई 1974 को यानी कि हमारा 18 मई 1974 को पहला हमारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था राजस्थान के पोखरण में। तो उस टाइम पर पोखरण में भी हल्का फुल्का भूकंप देखने को मिला था। तो लोगों को बाद में पता चला कि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। चलिए, ऐसा ही भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, उसका भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप, क्या नाम था, वो था हमारा ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा ये क्या है, भारत के दो परमाणु प्रशिक्षणों के जो कोड नेम रखे गए थे वो है। नेक्स्ट क्या है, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी प्लेटों का एक पार्ट ऊपर उठता है तो दूसरा पार्ट नीचे धंसता है। यानी कि मान लीजिए आपकी ये एक प्लेट है और इस प्लेट में यहाँ से कोई ना कोई फोर्स लगा जिससे ये प्लेट का किनारा ऊपर उठा, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा किनारा है वो हमारा नीचे जाएगा और इसको कहते हैं भू संतुलन। यानी कि पृथ्वी अपना भार मेंटेन करने के लिए, अपना वेट बैलेंस करने के लिए अपने आप को, प्लेटों के मास को एडजस्ट करती रहती है और इसी को कहते हैं हम आइसोस्टेसी। इसमें अलग अलग लोगों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। एरी और प्रैट का इसमें बहुत पॉपुलर सिद्धांत है, ये हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो भूकंप है इसमें निकलने वाली सिस्मिक वेव्स कितनी प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हमारी दो मेन कैटेगरी हैं अर्थक्वेक की वेव्स की, जिनको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। और पहली है बॉडी, दूसरी है हमारी सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे अर्थ के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर से होकर जाएंगी। यानी कि जो हमारी ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के अंदर से होकर जाएंगी वो, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरे क्रस्ट, मेंटल और कोर से पास होंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी क्या है, सरफेस वेव, यानी कि ये अंदर से पास नहीं होंगी, ये सिर्फ हमारी अर्थ की सरफेस पे चलेंगी। और इनका नेचर कैसा है चलने का, ये कहा जाता है, इनको जो बॉडी वेव्स हैं पहली, ये दो कैटेगरी में बांटी गई आगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्यों बांटा गया, क्योंकि इनका नेचर अलग है, इनकी स्पीड अलग है। तो आइए देखते हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं पहली फर्स्ट कैटेगरी की, वो चलती हैं साउंड वेव्स की तरह। ये साउंड वेव्स है नहीं, इनका नेचर है साउंड वेव्स की तरह चलना, पर इनकी स्पीड क्या है सबसे ज़्यादा, तो 8 से 13 किलोमीटर इनकी स्पीड पाई जाती है। उसके बाद ये सॉलिड में भी चलेंगी क्योंकि साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स चलती हैं सॉलिड में भी। साउंड वेव्स हमारी लिक्विड में भी चलती हैं। जो हमारी पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स, वो किस टेक्निक का यूज़ करती हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो हमारी लिक्विड में भी साउंड वेव्स चलती हैं। और तीसरा, एयर में तो वॉइस के थ्रू साउंड वेव्स चलती ही हैं। अब जो स्पीड है साउंड वेव्स की, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में सबसे कम, लिक्विड में उससे कम, और एयर में सबसे कम 320 मीटर पर सेकेंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारी ये कैटेगरी हो गई साउंड वेव्स की। यानी कि अगर हमारी अर्थ पूरी सॉलिड है तो हमारी साउंड की स्पीड से, यानी सॉलिड अर्थ में पूरी साउंड की स्पीड से वेव्स जाएंगी और इनमें कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, कहीं पर भी स्पीड नहीं घटेगी।
तो आइए नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं सेकेंडरी वेव्स, जो चलती हैं लाइट वेव की तरह। अब लाइट हमारी कहाँ चलती है? सॉलिड में चलती है। अगर सॉलिड में चलती तो इस बोर्ड के पीछे भी हम देख सकते, पर सॉलिड में हमारी लाइट वेव्स नहीं चल पाती। जब लाइट हमारी एयर में चलती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और जब ये लिक्विड में एंटर करती है, यानी कि मीडियम जब चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, तो नहीं जा पाएंगी, ठीक है। पर लिक्विड से एयर में जब जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। तो जब जब लिक्विड में एंटर करती है हमारी सेकेंडरी वेव्स, तो हमारे इनके जो पाथ ऑफ लाइन है वो दूर हट जाता है, यानी अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती हैं। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस वेव। इनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड, दीर्घकालिक, ठीक है। तो ये कौन सी हैं? हमारी प्राथमिक तरंगें, ये हो गई द्वितीय, और तीसरी हो गई दीर्घकालिक। इनको क्या काम कहते हैं हम? दीर्घकालिक तरंगें। इनका नेचर कैसा है? जिगजैग की तरह चलती हैं, और इनकी स्पीड सबसे कम है, 1 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ही है इनकी, परंतु ये हमारी सिर्फ सरफेस पर चलती हैं। बट दीज आर मोस्ट डेंजरस, ठीक है। ये हमारी सबसे डेंजरस होती हैं, क्योंकि ये हमारी वर्टिकल फोर्स लगाती हैं। यानी कि आप देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पर हमारी कोई ये बिल्डिंग खड़ी है, तो इस पर जो अंदर से आएगी जिगजैग वेव, ये इस तरह से चलती हैं, जिगजैग वेव में बनाती हुई, तो सरफेस के ऊपर ही चल रही हैं, और यहाँ से जब ये आएगी तो पूरा का पूरा फोर्स हमारी ये बिल्डिंग पर एग्जर्ट कर देगी। इसीलिए ये शॉक वेव्स सबसे डेंजरस होती हैं। चलिए आइए देखते हैं। जबकि हमारी जो साउंड और ये प्राइमरी और सेकेंडरी है, ये तो हमारी सिर्फ एक वेव आकर चली जाएगी, बट लॉन्ग पीरियड जो है वो कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर में एकदम से कोलैप्स कर जाती हैं, तो वो इनका इम्पैक्ट होता है। आइए आगे देखते हैं कि मेजर कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम भूकंप के मेजरमेंट की बात करते हैं तो 2 स्केल ही दिमाग में आते हैं, पहला रिक्टर और दूसरा मर्कली। तो 2 स्केल से हम जो भूकंप हैं उनकी तरंगों को नापते हैं। तो रिक्टर क्या मेजर करता है? ये हमारा एक 0 से लेकर 9 तक की रीडिंग का स्केल है, जिसको लॉगरिथमिक स्केल कहा जाता है, यानी संगणक। तो जो हमारा लॉगरिथमिक गुणक हमारा ये जो मापन का है स्केल, इसको कहते हैं। यानी कि लॉगरिथमिक का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें 0 से 1, 1 से 2 रीडिंग होगी, उसमें 32 टाइम्स एनर्जी नेक्स्ट रिलीज होगी। यानी कि 0 से अगर मैं 1 जाता हूँ, और 1 से अगर मैं 2 जाता हूँ, तो 1 से 2 जाने पर और 2 से 3 जाने पर 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज कही जाएगी। तो भूकंप में जो रिक्टर स्केल है वो क्या मेजर करता है कि मैग्नीट्यूड कितना था, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, रीडिंग मेजर करता है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल पर आप अगर रीडिंग देखेंगे कभी, तो कुछ इस तरह से आती हैं, कुछ इस तरह से आपको रिक्टर स्केल की रीडिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जिसमें रीडिंग ली जाती है रिक्टर स्केल में, इसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मिक वेव्स की रीडिंग ली जाती हैं सिस्मोग्राफ पे। ये किस में आता है? रिक्टर स्केल में यूज होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें मर्कली स्केल, तो इसमें रीडिंग 0 से 12 होती है, पर ये लीनियर स्केल होता है। यानी कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4 रीडिंग्स में सिंपल ही रीडिंग की वैल्यू हो गई। जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 12 तक जो है, एक एक स्टेप पर हमारी जो रीडिंग्स हैं वो कोई जो इंटीग्रेट नहीं होंगी, पर यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, जो वेव्स हैं एनर्जी वो इंटीग्रेट होती जाती है। तो मेजर क्या करता है? ये मैग्नीट्यूड। और मर्कली स्केल हमारा क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तीव्रता, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है? मैग्नीट्यूड। और ये हमारा क्या मेजर करता है? तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या हुआ? स्पीड। यानी हमारी भूकंप की वेव्स कितने किलोमीटर नीचे से आई हैं, 5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नीचे से, तो वो हमारा क्या मेजर करेगा? रिक्टर स्केल। बट वो 5 की स्पीड से आई वेव्स, या 10 की स्पीड से, या 15 की स्पीड से, तो वो हमारा कौन मेजर करेगा? मैग्नीट्यूड। मर्कली स्केल इंटेंसिटी मेजर करेगा उनकी, यानी कि कितनी स्पीड से आकर वो स्ट्राइक की है सारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा एनर्जी रिलीज मेजर करता है, और ये हमारा क्या कहता है? डिस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर रिक्टर स्केल दिल्ली जैसे एरिया में 4 रिक्टर का भूकंप आता है, तो वही स्केल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा रिक्टर पे? 4। और वही चीज़ अगर हम मर्कली पे मेजर करते हैं, तो दिल्ली में मर्कली स्केल दिखाएगा 2 से 3, पर वहीं पर बीकानेर में, वहीं पर मैग्नीट्यूड जो है, ये तो हमारा रिक्टर मेजर कर देगा कि 4 का भूकंप आया दिल्ली में, पर वही 4 का अगर हम दिल्ली में मेजर करें, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो
इसका मरकली का होगा, रीडिंग होगी वो ज़्यादा दिखाएगा। और बीकानेर जैसे एरिया में जहाँ पर आबादी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, तो वहाँ नुकसान बहुत कम होगा, तो वहाँ 2 से 3 हो सकता है जो मरकली स्केल दिखाए, पर दिल्ली में उसकी रीडिंग 7 to 8 होगी। तो मरकली स्केल हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन। जन मन की, जान माल की जहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ पर मरकली स्केल की ज़्यादा रीडिंग आएगी, परंतु रिक्टर स्केल हर जगह वेरी नहीं करता। ये वेव्स पर डिपेंड करता है और ये हमारा लोकेशन पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जब हमारा देखते हैं भूकंप का मेजरमेंट कैसे होता है और ये किस तरह से हमारा धरती से निकलता है। तो जहाँ पर भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर शुरू होती हैं, अर्थ के इंटीरियर में जहाँ पर भूकंप की तरंगें शुरू होती हैं उसको कहते हैं हाइपोसेंटर यानी अधिकेंद्र। इसको कहा जाता है अधिकेंद्र, यानी कि ये हमारा होता है फोकस। तो फोकस पॉइंट होता है अर्थ के अंदर, जहाँ से भूकंप की वेव्स आके यहाँ स्ट्राइक करती हैं अर्थ की सरफेस पे, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर होता है हमारा सरफेस पे, हाइपोसेंटर यानी फोकस होता है हमारा अर्थ के अंदर, और यहाँ से स्ट्राइक होके ये पूरी अर्थ पे हमारी पी और एस वेव्स जाती हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये हमारी लॉन्ग पीरियड वेव्स पूरे अर्थ पे जाती हैं। तो ये पी और एस वेव माना था हमने, ऐसा एज्यूम किया था कि हमारी अर्थ अंदर से पूरी सॉलिड है, और ये पूरी सॉलिड है तो हमारी पी वेव्स जो साउंड की तरह चलती हैं इनकी कभी भी स्पीड नहीं घटेगी। लाइट वेव्स जैसी जो सेकेंडरी हैं उनको कभी भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉलिड है पूरी अंदर से, ठीक है। तो लाइट वेव्स तो हमारी पूरी अंदर खत्म ही हो जानी चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर मिलता है, ठोस, या फिर अगर कहीं पर लिक्विड है या एयर है, तो यहाँ पर इन लाइट की स्पीड से चलने वाली सेकेंडरी वेव्स में कहीं पर भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। परंतु हुआ क्या, जो हमने ये सेकेंडरी वेव्स ऑब्जर्व की, ये जो यहाँ पर मिलने चाहिए थी हमको इस पॉइंट पर, यहाँ ना मिलके ये हमको कुछ ऊपर मिली। प्राइमरी वेव्स की हमको यहाँ पर स्पीड क्या हुई, कम देखने को मिली, और सेकेंडरी वेव्स इस आउटर कोर को, इनर कोर को हमारे क्रॉस ही नहीं कर पाई। जब वो यहाँ से लिक्विड आउटर कोर से गई तो यहाँ पर इनका डिफ्लेक्शन हो गया और ये हमको कुछ ऊपर जाके मिली। तो बीच में कुछ ऐसा एरिया देखने को मिला, कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, जहाँ से भूकंप की तरंगें शुरू हुई, यहाँ से 105 डिग्री से लेकर 143 डिग्री तक ऐसा एरिया आया अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी कि ये एरिया, इसके अंदर भूकंप की वेव्स हमको बहुत कम मिली या फिर मिली ही नहीं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जहाँ पर हमको नहीं मिली, इस एरिया को हमने क्या कहा, शैडो जोन, यानी कि ये हमारा क्या है, छाया क्षेत्र। ये आपके पेपरों में बहुत बार पूछा गया है कि छाया क्षेत्र का संबंध किससे है। तो ये छाया क्षेत्र हमारा क्या है, जहाँ पर पी एंड एस वेव्स आर फाउंड मिनिमम और नो वेव्स वर फाउंड, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं कि तो ये था हमारा शैडो जोन का कॉन्सेप्ट, किससे जुड़ा हुआ है, अर्थक्वेक से। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो देखिए हमने देखा होगा कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशन है, ये आपका हो गया इस साइड रशिया, और इस साइड ये आपका हो गया यूएसए, ये कैलिफोर्निया, और इधर आके आपका सदर्न अमेरिका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये सारा एरिया है ना, ये रिंग इस तरह से बनी हुई है जो पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट का और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मार्जिन है, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट का मार्जिन है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। तो प्रशांत महासागर ने जो पूरी रिंग ऑफ फायर बनाई हुई है, जिसके नाम से पॉपुलर है, इसको क्या कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी पैसिफिक ओशन को सरकम करते हुए ये चारों ओर जो बेल्ट बनी हुई है, ये मार्जिन पर सबसे ज़्यादा 90% अर्थक्वेक्स यहीं पर आते हैं, और यहीं पर आपका है यहाँ जापान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मिड अटलांटिक रीज, यानी अटलांटिक महासागर के बीच में जो हमारी लाइन बनी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, जो दोनों प्रशांत की प्लेटें हैं उसके बीच में एक मार्जिन बना हुआ है, दरार है जहाँ से ज्वालामुखी आकर जमा हुआ है, और जो पहाड़ बने हैं समुद्र के नितल पर वो ऐसे हैं कि रिज बन चुके हैं अब उनके कटाव होते होते। तो जो अटलांटिक महासागर के बीच में मिड अटलांटिक रिज है वहाँ पर, और मिड पैसिफिक रिज और सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी परिप्रशांत पेटी और मध्य अटलांटिक रिज पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो ये सारा हमारा था भूकंप के बारे में। इससे संबंधित प्रश्नों को हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारा शैडो जोन, जो हमारी वेव्स की टाइप्स हैं, क्या क्या कारण है,
और हमारे मेजरमेंट के स्केल्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले बार मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।